Hello students of 5th class. So now we are going to continue our SST. हम आ जाएंगे द एक्सट्रीमिस्ट फेज पे, है ना। कल हमने क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे मॉडरेट फेज, है ना। अब आ जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज पे, जो था 1905 से 1919 CE तक। तो इसमें हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो हुआ कब? 1905 में। बंगाल वॉज वेरी लार्ज स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया. इट इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, पार्ट ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड असम. क्या बोल रहा है कि बंगाल जो था वो एक समय पे बहुत बड़ा स्टेट था, और अभी उस समय पे वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, असम, ये सब जो थे ये सब साथ में थे, है ना। इन जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन, द विजरी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, अनाउंस दैट बंगाल विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ईस्टर्न बंगाल नाउ बांग्लादेश एंड असम एंड एज वन स्टेट, एंड वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा एज अदर. क्या किया लॉर्ड कर्जन ने 1905 में? ये डिसाइड करे कि बंगाल को दो पार्ट में बांटा जाएगा. ईस्ट बंगाल जो अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और असम एक स्टेट रहेंगे, और वेस्ट बंगाल में रहेगा बिहार और उड़ीसा, और उसके साथ दूसरी स्टेट्स. ठीक है. According to British, it was difficult to manage such a large state. Also, towns and villages from away Calcutta, now Kolkata, could get very little attention and hence very largely underdeveloped. Therefore, the division of Bengal was necessary. उन्होंने क्या बोला कि बंगाल क्योंकि बहुत बड़ा है, तो इतनी बड़ी स्टेट को मैनेज करना आसान नहीं है, इसलिए उसको डिवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. On 16th October 1905, बंगाल was finally divided into two states. 1905 में बंगाल को दो स्टेट में बांट दिया गया. The eastern part of Bengal had a large numbers of Muslim and the western part of Bengal had a large number of Hindu. Many Indians felt that the British were trying to divide people according to their religion and rule over them. Therefore, people protested against it and observed the day of partition a day of mourning. The people of Bengal showed their unity by fasting, tying rakhi on each other's wrist and singing patriotic songs on the street. 1905 में बंगाल को जब बांटा गया तो उनने क्या करे कि ईस्ट पार्ट में सारे मुस्लिम्स को रखे और वेस्ट पार्ट में हिंदूज को रखे. तो बहुत से इंडियंस को ये लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोगों को उनके कास्ट के हिसाब से बांट रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ क्या किए? प्रोटेस्ट किए. उसे एक बहुत ही बुरा दिन माने, और उस दिन वो क्या कर रहे थे? फास्ट कर रहे थे, व्रत रख रहे थे, एक दूसरे के हाथों में राखी बांध रहे थे और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गा रहे थे. फिर आपका आया स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, जो हुआ 1905 में. द इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट में देखो क्या हुआ. द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC showed its anger towards the announcement of the partition of Bengal by starting स्वदेशी and बायकॉट मूवमेंट in August 1905 CE. बाल गंगाधर तिलक ऑफ द INC लेड द मूवमेंट. क्या बोल रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर अपना गुस्सा दिखाने के लिए क्या करे? स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट करे अगस्त 1905 में, और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो इस मूवमेंट के कौन थे? मेन हेड थे. ठीक है. स्वदेशी मीन्स one of one's own country and boycott means to say no. People all over the country decided to buy goods made in India and refused to buy or use British goods. They peeled British goods on the street and burned them. Protest marches were held and people shouted slogan like Vande Mataram. स्वदेशी मूवमेंट में क्या करे? स्वदेशी का मतलब होता है एक खुद की कंट्री, और बायकॉट का मतलब होता है ना बोलना. तो पूरी कंट्री के लोगों ने ये डिसाइड करे कि हम इंडिया में जो बना सामान है वही यूज़ करेंगे, ब्रिटिशर्स का सामान यूज़ नहीं करेंगे. और उन्होंने क्या किए? स्ट्रीट्स में यानी कि चौराहों पे सारा ब्रिटिश गुड्स जो था, ब्रिटिशर्स का जो सामान था वो जलाए, और बहुत सारे प्रोटेस्ट किए और नारे लगाए वंदे मातरम जैसे. प्रोटेस्टर्स वर जेल्ड एंड बीटन अप बाय द ब्रिटिश. द ब्रिटिश वर फाइनली फोर्स्ड टू रीयूनाइट बंगाल इन 1911 CE. प्रोटेस्टर्स को जेल हुई, वहाँ उन्हें मारा पीटा गया, लेकिन आखिरकार ब्रिटिशर्स को हार मान के 1911 में बंगाल को फिर से एक करना पड़ा. Until now, only a few groups and associations fought for the freedom of India, but the Swadeshi and boycott movement, common people of India joined the freedom movement for the first time. अभी तक क्या हुआ था? सिर्फ जो एसोसिएशंस थे, ग्रुप्स थे, सिर्फ वही आज़ादी के लिए लड़ रहे थे. लेकिन इस बायकॉट मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट के कारण क्या हुआ? जो कॉमन लोग थे अब वो भी आकर इस लड़ाई में जुड़ चुके थे.
डिवीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 यानी कि डिवीजन इंडियन नेशनल कांग्रेस बटी 1907 में. आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल सम लीडर्स ऑफ द INS such as Lala Rajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandrapal felt that speeches and powerful protest are not enough against the British. They supported boycotts and strikes. They felt that the Indian leaders would understand the problem of the Indian people in a better way than the British. So Indians should also allowed to rule their own country. अब क्या हुआ, पार्टीशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बटी. तो वो क्या हुआ कि बंगाल के पार्टीशन के बाद कुछ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे उन्हें ये समझ में आया कि स्पीचेस से और शांतिपूर्ण व्यवहार करने से अंग्रेज़ जो हैं वो समझने वाले नहीं हैं. उन्हें कुछ और जो है वो ट्राई करना पड़ेगा ना. उन्हें लगा कि बायकॉट, स्ट्राइक्स ये सब करना बहुत ज़रूरी है. उन्हें ये समझ में आया कि इंडियन लीडर्स को अब ये हमारी जो प्रॉब्लम्स है, जो कंट्री की प्रॉब्लम्स है, वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इंडियंस का समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडियंस को क्या प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है. However, other leaders of INS still believed that softer method should be used to fight against the British. Otherwise, the British would make stricter law against Indians. This is to a division in the NIC during the meeting of the members in Surat 1907 CE. There were two groups now, the moderate lead by Gopal Krishna Gokhale and the extremist lead by Lala Rajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandrapal. अब क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कुछ लोग ये बिलीव कर रहे थे कि स्ट्राइक्स करना ज़रूरी है और कुछ ये सोच रहे थे कि शांति से भी काम हो सकता है. और इसी कारण दो ग्रुप्स में बढ़ गया. क्या, INC. एक था मॉडरेट ग्रुप जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जिससे संभाल रहे थे, और थे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल. फिर आया द रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स. सम यंग इंडियंस फेवर्ड द यूज ऑफ बॉम्ब्स एंड वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश. दे वर द रिवॉल्यूशनरीज फ्रीडम फाइटर. दे फॉर्म्ड सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटीज टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. द पॉपुलर अर्ली रिवॉल्यूशनरीज वर अरबिंदो घोष, विनायक दामोदर सावरकर एंड अजित सिंह. कुछ यंग जो थे इंडियंस थे वो ये सोच रहे थे कि हमें जो है हम लड़ाई झगड़े करके, बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्हें डरा के हम अपनी कंट्री को आज़ाद करा सकते हैं ना. तो इनमें कुछ फाइटर्स थे जो कि पॉपुलर रिवॉल्यूशनरीज बने, जैसे कि अरबिंदो घोष, विनायक दामोदर सावरकर और अजीत सिंह. इसके बाद शुरू हुआ गांधीयन एज जो रहा 1919 से 1947 तक. In 1919, a new leader joined the freedom struggle. His name was Mohandas Karamchand Gandhi. He is also known as Mahatma Gandhi. He believed in ahimsa or non-violence and satyagraha and or following the path of truth. He wanted Indians to fight against the unfair British rule without using guns and bombs. उसके बाद 1919 में शुरू हुआ गांधीयन एज. इसमें नए लीडर ने ज्वाइन किया फ्रीडम स्ट्रगल, जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी. वो अहिंसा में बिलीव करते थे और सच्चाई के रास्ते पे चलना जानते थे, है ना. और वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ें, लेकिन बिना गन्स के और बिना बॉम्ब्स के. The Rowlatt Act 1919 and Jallianwala Bagh incident. The British passed the Rowlatt Act in 1919. Under this act, the British could arrest any Indian without giving any reason. To protest against this law, about 20,000 people gathered at the Jallianwala Bagh in Amritsar, Punjab on 13th April 1919. However, they were not allowed to do so as the British had put a ban on all public meeting at that. क्या हुआ, अब ब्रिटिश ने करे थे रॉलेट एक्ट पास 1990 में. इस एक्ट के तहत क्या था कि ब्रिटिशर जो थे वो बिना रीज़न दिए किसी भी इंडियन को अरेस्ट कर सकते थे. तो इस लॉ के खिलाफ लगभग 20,000 जो लोग थे वो जलियांवाला बाग अमृतसर में इकट्ठा हुए और वहां पर वो बैठकर क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे. ठीक है. लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसी कोई भी मीटिंग के लिए उन्हें अलाउ नहीं किया था. द जलियांवाला पार्क वॉज सराउंडेड बाय हाई वॉल्स एंड हैड ओनली वन नैरो गेट. अ ब्रिटिश general named Dare blocked the only gate of this park and asked his soldiers to fire at the crowd. Thousands of people were killed and many more were injured. जलियांवाला बाग जो था, यानी जलियांवाला पार्क जो है वो बहुत बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ है ना, और उसके अंदर आने का एकमात्र रास्ता था जिससे कि वहाँ का उस समय का जो जनरल था, जनरल डायर, उसने बंद करवा दिया था और कहा था कि जो भी आए उसे क्या करो, गोली मार दो. और इसी कारण से बहुत हजारों लोग उस समय वहाँ मारे गए थे.
फिर आया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक ये चला। गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग इंसिडेंट, other unfair actions of the British and to demand Swaraj or self-rule. Indians boycotted schools and government offices, burned foreign clothes and encouraged everywhere to wear khadi. Men and women from across the country took part in this movement. क्या हुआ, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट किया जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके खिलाफ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत गलत किया था और अब जो ये लोग थे वो क्या मांग रहे थे, स्वराज मांग रहे थे, यानी कि अपना खुद का रूल मांग रहे थे। तो इंडियंस ने स्कूल, गवर्नमेंट ऑफिस, फॉरेन जितने भी फॉरेन कपड़े थे ये सब चीज़ों क्या किया, बॉयकॉट किया। सारे लोगों को क्या बोला गया कि वो खादी पहने जो कि इंडिया में बनाई जाती है, और पूरे भारत से यानी कि पूरी कंट्री से मैन वुमेन सबने इसमें पार्ट लिया। The movement was successful until the incident of the village Chora Chori in Uttar Pradesh on 4th February 1922. During a protest at Chora Chori, the police fired upon the people. The angry crowd burned down the police station, killing 22 policemen. Gandhi ji was so upset with this violent incident and he immediately called off the movement. क्या हुआ, मूवमेंट जो था वो बहुत सक्सेसफुली चल रहा था, लेकिन उसके बाद चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ, 4 फरवरी 1922 को वहाँ पर चल रहा था यही प्रोटेस्ट चौरा चौरी में, पुलिस स्टेशन में, और पुलिस वालों ने क्या किया, लोगों पे, आम जनता पे गोलियां चला दी, और क्योंकि जो जनता थी वो भड़क गई इसलिए उन्होंने वहाँ पे झगड़ा किया और उस झगड़े में 22 पुलिसमैन जो थे वो मारे गए। और गांधी जी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट हुए और उन्होंने ये मूवमेंट वहीं पे रोक दी। फिर आया डांडी मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 1930 में आया ये। इन 1930 गांधी जी स्टार्टेड अनदर मूवमेंट कॉल्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ही felt that the British were able to rule India because people followed the British law. If Indians start disobeying the law, it would become difficult for the British to rule India. गांधी जी ने 1930 में एक दूसरा मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी को ये समझ में आ रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया पे रूल क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो उनके रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो अब अगर वो इंडियंस जो है उनके रूल फॉलो करना बंद कर देंगे तो अपने आप उनका इंडियंस पे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। द डांडी मार्च और द सॉल्ट सत्याग्रह वॉज अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। द ब्रिटिश लॉज वर अनफेयर एंड अनजस्ट। वन सच लॉ was the salt law, which did not allow Indians to make salt from sea water or sell it. Indians had to pay a lot of money to buy salt even though it could be easily made using salty sea water. Gandhi ji decided to disobey this unjust law on 12th March 1930. He along with 78 followers walked from Sabarmati Ashram in Ahmedabad to Dandi, which is a small village on the sea coast in Gujarat. On the way, hundreds of people joined him. On reaching Dandi, he picked up grains of salt from the sea source and boiled sea water to produce salt. क्या हुआ, उसके बाद दांडी मार्च, सत्याग्रह जैसे कि जो मूवमेंट्स थे वो शुरू हुए। ब्रिटिशर्स ने बहुत गलत लॉज बनाए हुए थे जो एकदम गलत थे। उसमें से एक लॉ था सॉल्ट लॉ, जिसमें क्या किए थे, उन्होंने इंडियंस को अलाउ नहीं किए थे कि वो सी वाटर से नमक बनाएं और उसे बेचें। उन्हें बहुत पैसे देकर नमक खरीदना पड़ रहा था जबकि वो खुद बना सकते थे। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो ये लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो 12 मार्च 1930 में उन्होंने क्या किया, अपने 78 फॉलोवर्स जो उनके साथ में थे उनके साथ वो साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद से है वहाँ से चले और डांडी पहुँचे, जो एक छोटा सा विलेज है गुजरात की नदी के किनारे, और वहाँ पहुँचे तक बहुत सारे लोगों ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। और डांडी पहुँचने के बाद उन्होंने क्या किया, सॉल्ट जो वहाँ मतलब जो नदी से जैसा नमक बनता है उसे वो भी उठाया और उसके साथ साथ उन्होंने सी वाटर को बॉईल किया ताकि वो और नमक बना सकें। यानी उन्होंने जो ब्रिटिशर्स का लॉ था उसे क्या किया, डिसओबे किया, उसके खिलाफ गए और उन्होंने ये काम किया। He did this to tell the British that Indians would disobey British law. This encouraged people to protest against the other British laws. उन्होंने ये इसलिए किया था ताकि वो ब्रिटिशर्स को दिखा सके कि इंडियंस जो है वो उनके कायदे कानून अब नहीं मानेंगे, और इस चीज़ ने लोगों को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने के लिए। फिर शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट जो चला 1942 से 1944 तक।
Gandhiji, along with the leaders of INC, began another movement in Mumbai on 8th August 1942 called the Quit India Movement. Gandhiji asked the British to quit India immediately. He raised the slogan "Do or Die," asking people to continue fighting in the non-violent way till India became free. Gandhiji and other leaders of the INC were jailed at once, but the movement spread. It especially attracted farmers and students who gave up their studies to join it. All kinds of methods like strikes, fasts, and protests were used to send the British out of the country. At some places, there were a lot of violence. People used bombs and burned some government buildings. Thousands of people were killed and jailed by the British. This movement continued for 2 years. क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किए. उनके साथ इसमें जुड़े थे बहुत से लीडर आईएनसी के, और उन्होंने ये शुरू किया मुंबई में, ठीक है, 8 अगस्त 1942 से, और ये चला पूरे 2 साल. गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को क्या कहा कि अभी तुरंत जो है भारत को छोड़ो, और उन्होंने एक स्लोगन किया था डू और डाई, यानी कि करो या मरो. तो पीपल उनके साथ, उन्होंने लोगों से कहा था कि हम बिना वॉयलेंस के, यानी बिना कोई लड़ाई झगड़े के ये काम करेंगे. गांधी जी दूसरे लीडर्स के साथ जब उन्होंने ये शुरू किया तो उन्हें और गांधी जी को और उनके साथ दूसरे लीडर्स को क्या हुआ, जेल कर दी गई. लेकिन ये जो मूवमेंट था ये बहुत जल्दी फैल गया, और इसमें जो सबसे ज़्यादा लोग आए थे वो थे फार्मर्स और स्टूडेंट्स, जिनकी पढ़ाई लिखाई सब रुक गई थी, है ना. और सारे मेथड्स अपनाए गए, मतलब स्ट्राइक्स की गई, हड़तालें करी गई, फास्ट करे गए, प्रोटेस्ट हुए, बहुत कुछ हुआ. इवन कुछ जगहों पर तो वॉयलेंस भी यूज़ हुई. लोगों ने बॉम्ब्स और यानी बॉम्ब्स फेंके, और गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स थी, यानी ब्रिटिशर्स की जो बिल्डिंग्स थी, उन्हें आग लगा के जला दी. बहुत से लोग इसमें मरे और बहुत लोग जेल भी गए. और ये जो था ये पूरे 2 साल चला. फिर आई इंडियन नेशनल आर्मी. द इंडियन नेशनल आर्मी और द आज़ाद हिंद फौज was an armed force raised by Subhash Chandra Bose to fight for India's freedom. Subhash believed that the British would not leave India till they were defeated by using arms. During the Second World War 1939 to 1945, he went to Germany and Japan to get their support to fight against the British. With the help of the Japanese, he formed the Indian National Army (INA) in 1942. In 1944, the INA tried to attack India through Imphal and Kohima but failed. The INA member were arrested. क्या हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी या आज़ाद हिंद फौज बनी थी, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर जो हैं वो तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक उन्हें आर्मी के द्वारा हराया ना जाए. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे, यानी 1939 से 1945 के बीच में वो क्या हुआ, जर्मनी गए और जापान गए, और वहां से उन्होंने सपोर्ट लिया, और जापानीज की मदद से उन्होंने बनाई क्या, इंडियन नेशनल आर्मी. कब बनाई, 1942 में. और 1944 में उन्होंने इंडिया पे अटैक किया इम्फाल और कोहिमा के साइड से, लेकिन वो फेल हो गए, और आईएनए के जो मेंबर्स थे, यानी इंडियन नेशनल आर्मी के जो मेंबर्स थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया. Partition of India and India's freedom. The Second World War ended in 1945. Britain lost a lot of money in this war and became weak. The British realized that they could no longer rule India. They agreed to leave India but divided into 2 parts, India and Pakistan. Second World War में, Second World War जो था वो 1945 में क्या हुआ, एंड हुआ, और इसमें ब्रिटेन का बहुत ज़्यादा पैसा जो था वो बर्बाद हुआ और वो वीक हो गए. और ब्रिटिशर्स को अब ये समझ में आ गया था कि वो इंडिया पे रूल नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो इंडिया छोड़ने के लिए मान गए. लेकिन उन्होंने इंडिया को 2 पार्ट में बांट दिया, वो था इंडिया और पाकिस्तान. About 90 years after the first war of independence, India became independent on 15th August 1947. Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of Free India. Muhammad Ali Jinnah became the first Governor General of Free पाकिस्तान. और लगभग 90 साल यानी कि 90 ईयर्स, यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ था उसके लगभग 90 साल बाद इंडिया वाकई में आज़ाद हुआ. कब, 15 अगस्त 1947 को. और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आज़ाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने, और इस तरीके से इंडिया जो था वो आज़ाद हुआ. ठीक है, तो इस लेसन में हमने यही पढ़ा स्टूडेंट्स की इंडिया को आज़ाद कराने में कितने लोगों ने कैसे कैसे मतलब मदद करी, कैसे कैसे मार्चेस किए, प्रोटेस्ट किया, और आखिरकार हमारे इंडिया को क्या किया, आज़ाद किया. तो स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका लेसन जो है वो कंप्लीट होता है.
आपको एक्सरसाइज जो है वो सारी मिल जाएंगी, और लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स और लेट्स रिमेंबर आप रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि आपको अगर उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो न्यू हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो से। तो टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।